नमस्कार छात्रों छात्राओं, मैं डॉक्टर कुमार धनंजय, हिंदी विभाग, पटना वीमेंस कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज की इस कक्षा में हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता गीत फरोश की आलोचनात्मक व्याख्या पर बातचीत करेंगे। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है, जो अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित है। दूसरा सप्तक में हमें भवानी प्रसाद मिश्र जी की 11 कविताएं मिलती हैं, जिनमें से यह आखिरी से पहले की कविता है। इसी पुस्तक के वक्तव्य में कवि ने अपनी इन कविताओं पर जो टिप्पणी की है, उससे हमें इन कविताओं की रचना प्रक्रिया एवं काव्यगत विशेषताओं का कुछ अंदाज़ा होता है। कवि लिखता है, दूसरा सप्तक की मेरी कविताएं मेरी ठीक प्रतिनिधि कविताएं नहीं हैं। जगह की तंगी सोचकर मैंने छोटी छोटी कविताएं इसमें दी हैं। आशा गीत, दहन पर्व, अश्रु और आश्वास, बंधा सावन और ऐसी अन्य लंबी कविताएं अगर पाठकों के सामने पेश कर सकता तो ज़्यादा ठीक अंदाज उनसे लगता। बहुत मामूली रोज़मर्रा के सुख दुख मैंने इनमें कहे हैं, जिनका एक शब्द भी किसी को समझाना नहीं पड़ता। प्रश्न यह है कि गीत फरोश नामक इस कविता में कवि के रोज़मर्रा के कौन से सुख दुख हैं। कवि के कथ्य का जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि 1951 के आसपास लिखी गई इस कविता में कवि जिसे अपनी रोज़मर्रा के सुख दुख बता रहा है, वह आने वाली भूमंडलीकृत जगत में एक बड़ी समस्या बनने वाली है। कवि का दुख है बाज़ार में साहित्य की स्थिति। बाज़ार मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से रहा है, परंतु आज जैसी उसकी क्रूरतम भूमिका है शायद पहले कभी न थी। इसने साहित्य को भी खरीदने और बेचने वाली वस्तु में तब्दील कर दिया है, और इसी बात को अपनी इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी विडंबनात्मक लहजे में अभिव्यक्त करते हैं। छात्रों, फरोश फारसी का प्रत्यय है जिसका अर्थ है बेचने वाला। कवि कविता में स्वयं को गीत बेचने वाला कहता है और कविता के लिए माल शब्द का प्रयोग करता है। दोनों ही शब्द बाजार की शब्दावली से लिए गए हैं। कवि लगभग अपनी पूरी कविता में यह दावा करता रहता है कि वह हर तरीके के गीत लिख सकता है जिसे बाजार को ज़रूरत है। साथ ही कवि की स्वीकारोक्ति भी है कि कविता की काव्य पंक्तियां हैं, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। वर्तमान समय में देखें तो कवि की यह स्वीकारोक्ति पूंजीवादी युग में साहित्य की स्थिति पर एक बयान है। मिश्र जी की यह कविता वर्तमान समय में साहित्य की स्थिति से ज़्यादा साहित्यकारों की भूमिका पर व्यंग्य करती नजर आती है। पूरी कविता में जो गीतों की विभिन्न कोटियां दिखाई पड़ रही हैं, उससे कविता के व्यापक फलक का भी पता चलता है और हास्य रस की भी सृष्टि होती है। लेकिन साथ ही एक बात और भी पता चलती है, वह यह कि वह कौन कवि है जो एक साथ कोट अनकोट रेशमी के भी गीत लिख रहा है और कोट अनकोट खादी के भी। वह कौन कवि है जो अमर गीत लिख सकता है लेकिन मरणशील कविता लिखने को तैयार है। इस बाजारवादी परिवेश में यदि साहित्य में सबसे पहले कुछ मरा है तो वह है साहित्यकार की प्रतिबद्धता। छात्रों, साहित्यकार की प्रतिबद्धता अब किसी निश्चित विचारधारा पर नहीं टिकी है, बल्कि सब कुछ ऑन डिमांड हो चुका है। इस कमीशन्ड लेखन ने निश्चित तौर पर साहित्य की साहित्यिकता का दर्जा कुछ नीचे ही किया है। बात यहीं तक नहीं रुकती कि कवि अनुरोध पर कुछ गीतों की सृष्टि कर रहा है। असली समस्या यह है कि कवि अपने इस माल को लेकर बाजार में दर बदर ठोकरें खा रहा है और गाहक यानी कि ग्राहक अपने चिर परिचित नखरे दिखा रहा है। कविता की व्यंग्यात्मक पंक्तियां हैं, इन दिनों की कवि की दुहरा है कवि धंधा, है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के।
बाजारीकृत साहित्यिक परिवेश की एक और समस्या की ओर मिश्र जी कविता के अंतिम हिस्से में संकेत करते हैं। काव्य पंक्तियां हैं, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। छात्रों, वर्तमान परिवेश यह है कि जिस गति से साहित्य का उत्पादन हो रहा है उस गति से ग्राहक की संख्या में भी विस्तार हो रहा है, क्योंकि भीतर में भी एक ग्राहक है और बाहर के ग्राहक की चेतना भीतर के ग्राहक से जुड़ी हुई है। कविता का पाठ बिल्कुल कहानी के ढंग से करें तो कविता के अंत में एक बात गौरतलब है कि कवि अपने कविता को बाजार में मनोवांछित तरीके से बेच भी नहीं पाता। कवि की क्षोभ से भरी पंक्तियां हैं, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। 1951 ईस्वी के आसपास के समय में यह संभव था, परंतु समकालीन परिवेश में कविता बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है और साहित्य और बाजार के इस बनते बिगड़ते रिश्ते में सत्य का संधान कहीं पीछे छूट रहा है। कविता के अंतिम हिस्से में कवि की गांधीवादी चेतना ईमानदार स्वीकारोक्ति के साथ साथ स्थिति का निर्मम विश्लेषण भी करती है। कवि कहता है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं, जी हाँ हुजूर गीत बेचता हूं। गीत फरोश कविता की प्रसिद्धि में इसके कथ्यगत सौंदर्य का जितना योगदान है उतना ही इसके अनूठे शिल्प का भी है। मिश्र जी की यह कविता सरसरी निगाह में तो अतिरंजित एवं अति कथन से बोझिल लगती है, परंतु पूरी कविता के लय को पकड़ने के बाद यह लगता है कि यह उनकी चिर परिचित लोकगीत की शैली है जो संप्रेषणीयता के स्तर पर भी अद्वितीय है। 4 अनुच्छेदों की इस कविता का मूल टोन एक ही है जिसमें कथन के संप्रेषण पर जोर है। मिश्र जी की अन्य कविताओं की तरह ही इस कविता की शिल्प की एक प्रमुख विशेषता इसकी सादगी है। कविता अपनी बौद्धिकता, जो कि नई कविता की एक त्याज्य विशेषता थी, कहीं भी जाहिर नहीं करती, बल्कि सादे ढंग से अपने मर्म को पाठक के अंतर में उतार देती है। व्यंग्य और विडंबना इस कविता की एक और प्रमुख ताकत है। व्यंग्य अपने आप में कुछ नहीं है यदि व्यक्ति के जीवन की विडंबनाओं को न दर्शाए। ऊपरी कलेवर में यह कविता जो सामान्य व्यंग्य को दिखाती है, गहरी अंतर्धारा के में साहित्य के विडंबनात्मक पहलू का भी साक्षात्कार कराती है। कविता में फारसी, अंग्रेजी और लोक में रंगे शब्दों की बहुतायत है, क्योंकि कवि का मुख्य उद्देश्य है भाषिक सहजता। कविता की कथन भंगिमा भी ऐसी है कि लगता है कवि अपने पाठकों से सीधे सीधे बातें कर रहा है। अपने काव्य संग्रह बुनी हुई रस्सी की भूमिका में मिश्र जी लिखते हैं, लिखने में आविष्कार मेरा बोलना है। मैं जो लिखता हूँ उसे जब बोलकर देखता हूँ और बोली उसमें बजती नहीं है तो मैं पंक्तियों को हिलाता डुलाता हूँ। बोलचाल की हिंदी ही मेरी ताकत है। यह बोलचाल की हिंदी मिश्र जी की अन्य कविताओं की भी ताकत है और इस कविता की भी। धन्यवाद।